हेलो माय ग्रेट स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पर आप बात करेंगे वो है गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसको शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आता है आपका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है? जैसे कोई ये एरिया है और इससे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, जैसे मेरी हथेली है, हथेली से ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये मार्कर। तो मार्कर हमें बताएगा कि ये क्या है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर को हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी और इसमें सबसे पहला टर्म आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स वर्ड का मीनिंग क्या है? फ्लक्स का मतलब जैसे कहीं से भी बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ लाइट पास कर रहा है तो हम बोलेंगे ये लाइट का फ्लक्स है। ऐसे ही बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस कहीं से होकर निकल रही हैं तो उसे बोलेंगे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगर कहीं बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस पास कर रही होंगी तो बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स है। क्या बताया मैंने? बहुत सारी लाइट कहीं से पास कर रही है तो उसे लाइट फ्लक्स। इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रही हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक लाइंस पास कर रही हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, it is defined as electric lines passing through that area। जो इलेक्ट्रिक लाइंस पास करेंगी उसको हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब जैसे सपोज ये इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म वाला, और ये लाइन किसी ऐसे स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप से पास कर रही है। ठीक है, तो आप ऐसे समझें ये आपकी इलेक्ट्रिक लाइन पास कर रही हैं और एक ऐसा एरिया है, ऐसा। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? बाहर की तरफ। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका एरिया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? और इलेक्ट्रिक फ्लक्स is the dot product of electric field and surface area। इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा आपका? फाई ई कह सकते हैं, वेक्टर ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का ये मल्टीपल है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा हो जाएगा, और इसी को बोल रहे हैं फाई ई। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ये हो जाएगा आपका ई डी एस कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका ई ए कॉस थीटा। यहाँ पर एरिया छोटा था तो फ्लक्स भी स्मॉल है, डी फाई कर दिया। यहाँ पर एरिया बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बड़ा हो गया।
अब इसके बेसिस पे गॉस ने एक लॉ बनाया, तो इसको गॉसियन सरफेस वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं, तो गॉसेस ने एक लॉ बनाया, वो देखते हैं। तो गॉस लॉ की स्टडी करते हैं। तो आप देखिए गॉसेस लॉ क्या है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लॉ है, इसको आप नोट कर लेना, ये नोट्स में रहेगा आपके। अब आता है Gauss law of electrostatic. It states total flux enclosed with that surface is 1 by epsilon times of charge। ठीक है, बुक्स में डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन हो सकती हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो फ्लक्स वेक्टर ई डॉट डी एस, ये इक्वल हो सकता है Q inside upon epsilon naught। तो it states total flux linked with surface, that surface is 1 by epsilon times of charge। तो फ्लक्स इक्वल टू हो गया आपका वेक्टर ई डॉट डी एस। वेक्टर ई डॉट डी एस क्या होता है? Q inside upon epsilon naught। अब इसका सबसे पहले आता है कि गॉस लॉ को आप ड्राइव करें, और फिर उसके बाद इसके एप्लीकेशंस हैं। तो आपकी जो आपके लेवल पे है वो 2 एप्लीकेशन हैं इसके, एक इसका डेरिवेशन है। तो फिर अगेन देख लीजिए, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स, इट स्टेट्स टोटल फ्लक्स इनक्लोज विद दैट सरफेस इज 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज। अब इसका डेरिवेशन आता है डेरिवेशन। जैसे कोई ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर को कोई भी चार्ज देंगे हम, तो चार्ज कहाँ रहेगा? उसकी सरफेस पे। कि रिपेल होके सरफेस पे आ जाएगा, फिर ऑलरेडी हॉलो है। और ऐसे आप फुटबॉल को इमेजिन कर लो, ऐसे गोलाई में। तो फुटबॉल से ऐसे समझो कि, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बहुत सारी लाइंस ऐसे ऐसे चारों तरफ निकल रही हैं 3D में। 3D का मतलब इस तरफ भी, इस तरफ भी, ऊपर भी, नीचे भी, बहुत सारी लाइंस निकल रही। और इस पे हम एक छोटा सा एरिया इमेजिन कर लेते हैं, ds। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? बाहर की तरफ, प्लस है। और ऐसे लगाओ, ऐसे फुटबॉल की तरह है, तो इसका एरिया वेक्टर इस तरह से होगा, तो इसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ होगा। अब इसको प्रूफ करते हैं। ये डेरिवेशन ऑफ गॉसेस लॉ। क्लोज, ये पहले करो, लेट अस कंसीडर a
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical cell of radius r, charge q, uniformly distributed ओवर इट, चार्ज क्यू उसमें बटा हुआ है। अप्लाइंग गॉसेज लॉ, गॉस लॉ को हमने अप्लाई किया। डी फाई ई स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी एस। अब टोटल फ्लक्स निकालना है पूरे स्फीयर की वजह से, तो स्फीयर का एरिया कितना होता है? स्फीयर का एरिया कितना होता है? आपने ज्योमेट्री में देखा होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन, और इस पर गोला बना देंगे। गोला बनाने का मतलब क्लोज सरफेस है, इतनी सरफेस का है, वेक्टर ई डॉट डी एस। अब देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? ई डी एस कॉस 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस। सरफेस इंटीग्रल डी एस का करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 4 पाई से 4 पाई, तो फ्लक्स कितना आ गया? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। ये डेरिवेशन कई बार आ जाता है। फीस को क्या है कि समझ समझ के पढ़ना है, ये नहीं है कि आप उसको मगअप कर लेंगे, रट लेंगे। रटा हुआ क्या होगा? बहुत थोड़े दिन तक आपके काम आने वाला है, लेकिन जो परमानेंट मेमोरी में ले जाना है तो उसको समझ के जाना है।
मैं समझता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा, तो आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लीनियर चार्ज, या लीनियर कंडक्टर बोल सकते हैं। तो माय ग्रेट स्टूडेंट्स, देखो ये बहुत एक पतली सी वायर है, इस पर कोई चार्ज दिया हुआ प्लस 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 प्लस। ये वायर है, इस पे आपने प्लस प्लस चार्ज दिया होगा, तो इसके इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 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 चारों तरफ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जो सरफेस बनेगी वो बनेगी सिलेंड्रिकल, ऐसे इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पर कोई मैं छोटा सा एरिया ले लेता हूँ ds, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगा, बाहर की तरफ। लेट अस कंसीडर लीनियर कंडक्टर है, बहुत सी बुक्स में इसको इनफाइनाइट कंडक्टर भी बोल देते हैं, उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेट अस कंसीडर ए चार्ज कंडक्टर ऑफ लेंथ L, charge Q uniformly distributed over it या on it, जो भी चाहे आप। तो आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, मैंने पहले आपको बताया था। ये होती है आपकी, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था तब, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल। अब इसमें गॉसियन सरफेस, गॉस की सरफेस बनेंगी 3, एक यहाँ पर बनेगी, एक नीचे की तरफ बनेगी और एक साइड में बनेगी, जो लेटरल सिलेंडर का मतलब, सिलेंडर से आप समझ रहे हैं, सिलेंडर इस तरह से बनेगा सिलेंड्रिकल चारों तरफ। तो इसको सरफेस 1 बोल दें, इसको सरफेस 2 बोल दें, इसको सरफेस, जो चारों तरफ सरफेस है वो 3। अप्लाइंग गॉसेज लॉ, क्या होता है आपका E डॉट डी एस, तो E डॉट डी एस सरफेस 1 प्लस वेक्टर E डॉट डी एस सरफेस 2 प्लस वेक्टर E डॉट डी एस 3 इक्वल टू
टोटल वेक्टर ई डॉट डी एस। इक्वल टू आएगा आपका क्यू वाई तो ये आ गया आपका वेक्टर ई डॉट डी एस। ये 90 एंगल बनेगा, 0 प्लस 0 प्लस ये बनेगा वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई एप्सिलॉन। अब ई डॉट डी एस अब इक्वल टू क्यू बाई तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बाई एल। क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्डा एल, क्यू बाई एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया कितना होगा सिलेंडर का 2 पाई आर एल। ये सिलेंडर है, इसके चारों तरफ एरिया कितना होता है 2 पाई आर एल। और एंगल क्या होगा cos 0। क्यू की जगह आ जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटू 2 पाई आर एल लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका रिजल्ट आ जाएगा E इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको कर लीजिए, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप नोट कर लें इसको। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
इसके बाद डेरिवेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। जैसे कोई ये सीट है, कागज़ की पतली सी सीट है, कैसी पतली सीट है, जैसे ऐसी कोई पतली सीट है, इस पे मैंने कोई चार्ज दे दिया तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इस तरफ भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इस तरफ भी होगा, दोनों तरफ होगा। क्योंकि इधर भी कोई चार्ज लाएंगे तो अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, इधर भी चार्ज लाएंगे तो अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, यानी इस प्लेट के दोनों तरफ फील्ड होगा। यहाँ पर सरफेस एरिया छोटा सा मान लिया मैंने, तो इस तरफ भी फील्ड है और इस तरफ भी फील्ड। Let us consider an infinite plane sheet of area A, charge Q uniformly distributed on it। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आ जाएगी? मैंने लास्ट क्लास में करवाया था आपको डेंसिटी, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया, तो Q इक्वल टू सिग्मा ए। अब आता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ, अब गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग गॉसेज लॉ, अप्लाइंग गॉसेज लॉ। तो कितना हो जाएगा ये? क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एरिया वेक्टर जिधर है उधर इसका भी एरिया वेक्टर है, तो बीच में एंगल 0 हो जाएगा। फ्लक्स तो ये आ जाएगा ई डी एस कॉस 0, कॉस क्यू की जगह आ जाएगा सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब सरफेस एरिया जो आएगा वो हो जाएगा, एक एरिया इस तरफ है प्लेट के, ये एरिया है, एक एरिया प्लेट के इस तरफ है और एक एरिया प्लेट के इस तरफ है, तो एरिया डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए गया तो इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए।
अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। सेल बोलते हैं खोखला, हॉलो है, ये कुछ नहीं है इसके अंदर। ये प्लस 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 चार्ज इसके पास है। तो जैसे हम इमेजिन कर लें, एक फुटबॉल है, फुटबॉल में हर जगह से जब पैचेज होते हैं ना, तो हर पैचेज से एक एरिया वेक्टर निकल रहा है। तो हमने यहाँ पर एक पैच इमेजिन किया, ये सरफेस एरिया है छोटा सा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका रेडियस कितना है? आर। let us consider a uniformly charged spherical cell of radius r। चार्ज इस पर कितना है? चार्ज q यूनिफॉर्मली distributed over it। तो क्या है? अप्लाइंग गॉसेज लॉ। अप्लाइंग गॉसेज लॉ, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एरिया वेक्टर बाहर जा रहा है, सरफेस का भी एरिया वेक्टर बाहर जाएगा। तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सरफेस एरिया कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। खटपट ना किया करो, आवाज़ चली जाती है।
माय ग्रेट स्टूडेंट्स, ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब इसका जो है, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इक्वल टू जीरो। वो कैसे जीरो होगा समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मैंने प्लस चार्ज रखा तो ये प्लस इसको इधर धक्का मारेगा, ये वाला प्लस इसको ऐसे, ये वाला प्लस इधर की तरफ, ये वाला प्लस इधर की तरफ, ये वाला प्लस, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जीरो। कि अंदर कोई सरफेस एरिया नहीं है, चार्ज इनक्लोज नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक गॉस लॉ के हिसाब से आंसर करेंगे। तो वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ना कोई सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। और दूसरा, किसी भी सिमेट्रिक बॉडी पे, इस टाइप से कोई भी बॉडी होगी, सपोज यहाँ पर सब क्यू 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 चार्ज है, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, सेंटर पर चार्ज क्या होगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सेंटर पे, जीरो। और चाहे कोई बॉडी कैसी भी हो, अंदर कोई फील्ड नहीं होगा। अब बात ये आती है कि इसमें एक केस है सॉलिड स्फीयर का। तो सॉलिड स्फीयर का केस आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं उसको करवा दूंगा। यही बेसिक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है। तो कोई भी सिमेट्रिक बॉडी होगी, स्फीयर है या हॉलो ऐसी बॉडी है, हमेशा सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस एरिया पे चार्ज होगा, लेकिन अंदर कोई फील्ड नहीं होगा। ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर का मतलब समझ ही गए आप कि जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल पे बहुत सारे हमने ऐसे पैचेज इमेजिन कर लिए, तो हर एक से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ, और एरिया का वेक्टर भी कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा अपनी नॉलेज के लिए नोट करना चाहें तो नोट कर लें, और इसके बाद चलते हैं। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अब इसमें एक कंडीशन और हो सकती है। जैसे मैंने अभी, अब सपोज यहाँ पर 2 प्लेट्स हों, इन पर सब पे प्लस प्लस चार्ज है, प्लस प्लस प्लस। बाहर मैंने क्यों दिखा दिया कि चार्ज लाएंगे तो रिपल्सन होगा, प्लस प्लस बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या चार्ज रखते हैं यहाँ पे, प्लस, तो प्लस इसको रिपेल करेगा, और ये वाला प्लस भी इसको रिपेल करेगा। ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट है, तो एक ई ए हो जाएगा और एक ई बी हो जाएगा। ई ए की वैल्यू कितनी अभी निकाली थी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई। ये लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं। बीच में बात करें, चार्ज रखेंगे कोई प्लस, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बीच में, जीरो। और अगर यहाँ पर बात करें, चार्ज रखें प्लस, तो ये इसको, ये वाली प्लेट इसको रिपेल करेगी इधर, ऐसे ये वाली प्लेट इसको रिपेल करेगी इधर, तो ये ई बी फिर ई ए, तो ये कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू ई बी प्लस ई ए।
वही सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आधा और आधा क्या होता है? एक इस तरह का केस हो सकता है, रीजनिंग क्वेश्चन में आ सकता है। रीजनिंग समझते हैं, जो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं उनमें आ सकता है। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसको फिगर बना लें। तो बीच में कोई चार्ज नहीं होगा, बीच में सॉरी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, साइड्स में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। साइड में क्या होगा? प्लस को ये वाला प्लस रिपेल करेगा, ये वाला बीच वाले को बीच वाला बैलेंस कर जाएगा। अगर यही कंडीशन इस तरह होती कि एक प्लेट पॉजिटिव होती और एक प्लेट, ये कैपेसिटर में कंसेप्ट काम आएगा, एक नेगेटिव होती, तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो एक वाला प्लस इसको ए बी, ये वाला इसको रिपेल करता है और ये माइनस वाला इसको चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या आ जाता है? 0। अगर बीच में देखते तो प्लस चार्ज रखेंगे, ये प्लस रिपेल करेगा, ये वाला अट्रैक्ट करेगा, तो ई ए प्लस ई बी, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ेंगे तो हाफ एंड हाफ। अगर यहाँ पर निकालते तो प्लस वाला इसको रिपेल करता है और माइनस वाला आपको अट्रैक्ट करता है, तो ये प्लस है तो ये ए हो गया, ये ई बी हो गया, नेट क्या आ जाता है? 0। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स होंगी तो इस तरफ भी कोई फील्ड नहीं होगा और इस तरफ भी कोई फील्ड नहीं होगा, खाली बीच में होगा। अब इसका कारण क्या है? रीजन बिहाइंड इट ये है कि अगर हम ऐसे प्लस माइनस प्लेट्स इमेजिन कर लें तो इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगी, बाहर कोई लाइन जाएगी ही नहीं, तो बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब ही नहीं होता। इस कंसेप्ट की ज़रूरत हमें कैपेसिटर में पड़ेगी, जो कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कैपेसिटर बताऊंगा कि कैपेसिटर किस तरह से काम करता है। दूसरा क्या है कि फिर मैं आपको बता देता हूँ, जितना भी सिलेबस है मैं स्लो करा रहा हूँ, मेरा अपना तरीका है, उसमें सब पे मेंशन है। यूट्यूब पर ढूंढेंगे आप, ये एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, एपिसोड 5, तो आपको सिस्टमेटिकली 1, 2, 3, 4, 5 से आपको पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पे सर्च करना है। और अभी तो 4-5 वीडियो बना के डाले हैं, अभी आगे भी डाल रहे हैं और रेगुलर चलेगा ये सिस्टम। तो आपका काम है कि उसको बारीकी से देखना और समझना। इसके बाद मैं आप जो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं वो कराऊंगा सारे। फिर बोर्ड में इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो कराऊंगा। 8 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत हैवी वेटेज है, बहुत कम बच्चे इसमें मार्क्स ला पाते हैं। और इन क्लासेस का एम कोई फाइनेंशियल टारगेट नहीं है, बस आप पढ़ते जाइए, ठीक है ना। और जो चीज़ लिखते हुए रह जाती है तो आप उसको यूट्यूब बैक करके कर सकते हैं, आप लोग ज़्यादा स्मार्ट हैं मेरे से। तो बढ़ते चलें, कोशिश करेंगे तो 70 आउट ऑफ 70 आएंगे।
आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो आई एम गिविंग यू 1 मोर मिनट, 1 मिनट और आप कर लें, इसको आ जाएगा।